हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ सीएससी में आपका स्वागत है। मैं वसंत प्रसाद। आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण डिटेल्स जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो सके। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कंटेंट को शामिल किया गया है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हड़प्पा सभ्यता कब था? तो इसका जवाब होगा आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में था। आज से लगभग 5000 ईपू में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में था। ये ठीक है। अगला पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसमें 3 पॉइंट्स बनने वाले हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। और कब की? तो 15 जनवरी 1784 में। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है कलकत्ता में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारत में 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई भारत में। इस विभाग की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अलेक्जेंडर कनिंघम का था। 1861 में जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसमें सबसे अधिक रोल निभाया था। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वाले पॉइंट अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। आगे देखिए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। यहाँ पर मैथन हो गया है जबकि चार्ल्स मैसन होगा, टाइपिंग में मिसिंग हुआ है। चार्ल्स मैसन याद रखना है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे भी याद रखिएगा और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे देखिए, हड़प्पा नगर की खोज 1921 में यहाँ पर राम हो चुका है, राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। राय बहादुर ये याद रखना है, राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था, राम बहादुर नहीं। ये इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी और इसी के कारण इस सभ्यता का भी नाम हड़प्पा नगर पड़ा है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था।
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नगर के बारे में पढ़ना है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा, हड़प्पा हो चुका है, यहाँ पर हड़प्पा होगा, हड़प्पा। हड़प्पा नगर की जो खोज हुई थी 1921 में दयाराम सहनी ने किया था, और यह हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के पंजाब में। ये याद रखना है, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है। दूसरा देखिए पॉइंट, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था, और यह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, ये भी याद रखना है, वर्तमान में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। उम्मीद है आप यहाँ समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे है कालीबंगान। कालीबंगान राजस्थान में है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि कालीबंगान कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उन सभी कंटेंट को इस वीडियो में डाला गया है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। इसमें सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, और डिटेल से पढ़ने से एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्टिव भी आसानी से हो जाएगा। तो आगे देखिए, लोथल गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे है स्थित। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लोथल कहाँ पर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात प्रांत में है, और ये भारत में है। कालीबंगान भी भारत, लोथल भी भारत में है। अगला पॉइंट है बनावली। बनावली शहर हरियाणा, वर्तमान में हरियाणा में स्थित था, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। बनावली हरियाणा में, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अगला पॉइंट है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में था। वर्तमान के गुजरात में धौलावीरा नामक शहर था, जो हड़प्पा सभ्यता संबंधित शहर था, और ये शहर भारूच नदी के किनारे स्थित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारूच नदी के किनारे स्थित था, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो 2500 ईपू से 1750 ईपू है। हालांकि कोई कोई अलग अलग डिटेल से देते हैं, लेकिन जो कार्बन डेटिंग सिस्टम है उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईपू से 1750 ईपू है। आपको यही मानना है जो कार्बन डेटिंग सिस्टम के अनुसार दिया गया है। कार्बन डेटिंग सिस्टम अर्थात कार्बन 14 विधि की खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री B.F. लीबी ने किया था। कार्बन 14 की खोज, कार्बन 14 की खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री B.F. लीबी ने 1946 में किया था, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उम्मीद है समझ गए होंगे कि मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे देखते हैं,
मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, जिसके यहाँ से फसल उत्पादन ज़्यादा होता था और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। RH कब्रिस्तान हड़प्पन नगर से प्राप्त हुआ है। RH 37 कब्रिस्तान जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हड़प्पा शहर से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, लोथल से गोदी पारा यानी उसे बंदरगाह भी कहते हैं। तो लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। आपको याद रखना है कि लोथल जो नगर है वो एक बंदरगाह वाला नगर था, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, जिसे गोदी या गोदी पारा भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमें डिटेल से पढ़नी है, इसीलिए अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो इसलिए आपको डिटेल से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पावासी टीन और तांबा के मिश्रण से कांस्य बनाने की जो तकनीक है वो सीख चुका था, और इसी तकनीक के कारण उन्होंने कांस्य बनाया और व्यापार में इतने तरक्की किया, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम कांस्य युग सभ्यता भी पड़ गया। इस सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, कांस्य युग वाला और लोहा वाला। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, अर्थात वे लोग लोहा नहीं जानते थे। आगे देखिए, नगर नियोजन की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन थी उसकी क्या विशेषता है, उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो विशेषता है उसकी सड़क व्यवस्था है। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी प्राय वह समतल होती थी, समतल सड़कें होती थी, और जो कच्ची सड़कें ये याद रखिएगा, समतल सड़कें और कच्ची सड़कें थी, और सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण पर काटते थे, और इस पद्धति को कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कस। इस पद्धति को कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कस, ये याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड सर्कस। उम्मीद है समझ गए होंगे कि सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर छल वर्ड आ चुका है, जो यहाँ पर जल होना था, जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता के जो घरों में जल निकास प्रणाली की उच्चतम व्यवस्था की गई थी। घर से मान लीजिए ये घर है और ये मुख्य सड़क है, और ये गली है इधर से। तो घर की गंदा पानी को गली वाले नाली में भेजा गया, और गली के नाली जो कच्ची बनी थी उसको सड़क के दोनों ओर जो पक्की नाली बनी गई थी, दोनों ओर पक्की नाली बनाई गई थी, दोनों ओर पक्की, उससे जोड़ा गया था, यानी कि जल निकास प्रणाली उच्चतम थी। विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता में एक स्नानागार था जो विशाल था, जिसमें अनुष्ठानिक प्रोग्राम किया जाता था। अनुष्ठानिक माने जैसे कि धार्मिक कोई जो अनुष्ठान होता था, धार्मिक तौर से रीति रिवाज के हिसाब से उस पर स्नान किया जाता था। ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वहाँ एक विशाल अन्नागार मिला है जहाँ पे अनाज रखे जाते थे, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। और अन्नागार 6 के कतार में कुल मिलाकर के 12 हुए, यानी कि 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, कुल मिलाकर के 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी पक्की ईंटें इस सभ्यता की इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि मकान जो थी पक्की ईंटों से बनाई गई थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर में रहते थे, नगरीय सभ्यता थी ये। हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर में रहा करते थे,
चूँकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। आगे देखिए, सामाजिक व धार्मिक जीवन, सामाजिक व धार्मिक जीवन, तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग श्रृंगार के, सजने संवरने के बहुत शौकीन थे। जैसे महिलाएं जूरा बांधती थी, पुरुष दाढ़ी मूंछ भी रखते थे। आनंद के लिए ये लोग नृत्य करते थे और पासा खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मछलियां पकड़ते भी थे, क्योंकि मछली पकड़ने की कांटा भी मिले हैं। धार्मिक जीवन में देखा जाए तो एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जो यह संकेत करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता जो था वो पाशुपतिनाथ था, यानी अर्थात शिव। पाशुपतिनाथ अर्थात शिव थे। और हड़प्पा सभ्यता में कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। कुबर वाला बैल के पीठ वाला ऊपर वाला भाग, इसको कुबर बोलते हैं। बैल के पीठ वाला भाग, ऊपर का भाग कुबर बोलते हैं। ये वाला बैल बहुत पूजनीय था। आगे देखिए, हड़प्पाकालीन आर्थिक जीवन, लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था। अधिकांश लोग खेतीबाड़ी करते थे। खेतीबाड़ी के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते थे। शिल्प और उद्योग वो भी शामिल था उसमें। व्यापार वाणिज्य भी उन्नत पर था। आगे देखिए, आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत है, जिनमें से कुछ विशेष है, जिससे कि कुछ का मानना है कि बाढ़ के कारण से आया होगा। हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहर नदी के किनारे था, इसलिए यहाँ पर बाढ़ हो सकता है। फिर सुखाड़ के कारण भी हो सकता है, कारण की वर्षा नहीं होगी, फसल शायद नहीं हुएगी, तो इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ महामारी आई होगी, जैसे कि हैजा, अतिसार जैसे कुछ बीमारियां, जिसके कारण से वो सभ्यता खत्म हुआ होगा। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर कारण कि भूकंप के भी अवशेष मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो एक कारण है वो भूकंप भी है। चूँकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। टीला माने ढेर, इस तरह ढेर मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अर्थात वहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने लोगों को एक साथ मारा होगा, जिसके कारण से वहाँ पर ढेर मृतकों का ढेर बना दिया गया होगा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है वो 670 किलोमीटर है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की दोनों शहर के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो और इन दोनों शहरों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों शहर को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। अर्थात वो उस समय के लोग चित्र के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करते थे। कोई लोग लिखावट नहीं जानते थे। हालांकि कुछ चीज़ें लिखी मिली है, पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।